अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाव, मैं हूं अली सरवर। जी, बड़ी अहम खबरें। आज की सबसे अहम खबर, इमरान खान की गिरफ्तारी का ख़तरा। इमरान खान ने अहम पैगाम भी जारी कर दिया है और इस पर भी बात करेंगे। हो क्या रहा है, कारकुनों का पुलिस पर पथराव और पुलिस गाड़ी को नुकसान भी पहुँचाया है। पुलिस की जानिब से शेलिंग अब भी जारी है। जमान पार्क का घेराव हो चुका, अतराफ़ में इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है। इसके अलावा सरबरा पिलडॉट अहमद बिलाल महबूब का बड़ा अहम बयान सामने आया है। 75 साल से इस्टबलिशमेंट तय करती थी कि इसको किस तरह से बात करनी है। और इसके अलावा राना सनाउल्लाह ने ये कहा है कि इमरान खान के हवाले से कुछ भी हो जाए, आज इमरान खान साहब को ज़रूर उन्होंने गिरफ़्तार करना ही है। जबकि KPK असम्बली के हवाले से आज गवर्नर KPK ने अनाउंसमेंट कर दी है कि इंतखाबात 28 मई को होंगे। और लेकिन उन्होंने साथ ही आगाह भी कर दिया है कि क्या क्या इसके अलावा भी हो सकता है। भारतीय शायर जावेद अख्तर का नया मुतनाज़ा बयान भी सामने आ गया है। तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। और इसके अलावा एक अहम खबर कराची के हवाले से, MQM के आर्जी मरकज़ बहादराबाद पर आज कुछ लोगों ने एहतजाज भी किया और कहा जाता है शायद हमला भी हुआ। इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या खबर है ये। मेरे साथ मौजूद हैं अनीस मंसूरी साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार। इसके अलावा नवीद ज़ुबैरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी, सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी पे बात करते हैं कि इमरान खान की गिरफ़्तारी का ख़तरा, हुकूमत आज तुरंत गिरफ़्तार करना चाहती है। ज़मान पार्क के चारों तरफ से घेर लिया गया है, पुलिस की भारी नफरी वहाँ मौजूद है, इमरान खान के कारकुनान भी वहाँ मौजूद है और आपस में झड़पें भी हो रही हैं, गिरफ़्तारी की इत्तलात भी रही हैं। कहेंगे कि आज गिरफ़्तारी के हवाले से इस वक्त इमरान खान की मुमकिन गिरफ़्तारी के हवाले से हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के काफ़ी सारे शहरों में एहतजाज भी हो रहा है। किस तरह देख रहे हैं इसको आप, इस मामले को, कि आज गवर्नमेंट मज़ीद है उनको गिरफ़्तार करने के लिए, जबकि उन्होंने इनकार किया है और उनके कारकुनान भी ज़ाहिर ढाल बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया अली। तीन अहम नुकात है इसमें। सबसे पहली ये बात कि इमरान खान आप साहब की दिली ख्वाहिश है जिसकी तामील मौजूदा हुकूमत कर रही है। यानी कि इमरान खान साहब को जो हाइप दरकार है, इमरान खान साहब जो माहौल बनाना चाहते हैं, उसके लिए मौजूदा हुकूमत उनकी मुकम्मल सपोर्ट कर रही है और वो माहौल बना रही है जिससे इमरान खान हर वक्त ख़बर में ज़िंदा रह रहे हैं। पहला नुक्ता ये। दूसरा नुक्ता ये कि अदलिया ने जो वारंट गिरफ्तारी जारी की है, वो 2 वारंट गिरफ्तारी जारी हैं, उसमें से एक की तामील के लिए आज यहाँ पर आया गया है और इस्लामाबाद की पुलिस यहाँ पर आई है। रात गए से उनका ये मंसूबा था, लेकिन ऐन उस वक्त इसका इंतखाब किया गया कि जब वहाँ पर लोगों का बेतहाशा रश होता है, यानी कि दोपहर के बाद का वक्त वहाँ रखा गया। मुझे इस बात की बड़ी हैरत है कि अमूमी तौर पर जब इस तरह की गिरफ्तारियाँ की जाती हैं तो रात का मुंतखब किया जाता है कि जब आसानी से लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता हो, रश लगने का इम्कान कम हो और आसानी से इस तरह से हाई टारगेट को पकड़ा जा सके या पकड़ने की कोशिश की जा सके। मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आखिर दोपहर के वक्त ये क्यों ये सब टाइम फ्रेम रखा गया कि इस टाइम फ्रेम में इस वक्त ये काम करना। इससे ज़ाहिर है पूरा मीडिया वहाँ पर रहा, हाइप भी मिलती रही और चीज़ें आगे भी बढ़ती रही। ये हो गया दूसरा नुक्ता जो हुकूमत पर सवाल बनता है। तीसरा अहम नुक्ता इसमें यह है कि इमरान खान साहब दूसरों को तो गिरफ्तारी का कहते हैं, लेकिन वो खुद गिरफ्तार नहीं होना चाहते। हाँ, अलबत्ता वो ज़रूर कहते हैं कि मुझे अगर गिरफ्तार किया गया तो ये तहरीक ख़त्म नहीं होने वाली, अगर मुझे मार दिया गया तो भी ये तहरीक ख़त्म नहीं होगी। तो आप मुझे खुद एक बार बताइए कि इमरान खान साहब क्यों गिरफ्तारी नहीं दे रहे? जब वो ये कह रहे हैं कि नहीं, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इमरान खान गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहे? दरहकीकत इमरान खान साहब इस माहौल की पूरी हाइप क्रिएट करना चाहते हैं और इसी हाइप के ज़रिए वो फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक, जो मेरी नाकिस मालूमात हैं उसके मुताबिक, ज़मान पार्क में इस वक्त इमरान खान मौजूद नहीं है। सारा ये ऑपरेशन किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मैं ये समझने से कासिर हूँ कि जब हुकूमत को भी ये बात मालूम है कि ज़मान पार्क में इस वक्त इमरान खान मौजूद नहीं है। अच्छा, ये बड़ी अहम इत्तला है और आपके ज़राए कहते हैं कि इमरान खान साहब इस वक्त ज़मान पार्क में मौजूद नहीं है। नवीद ज़ुबैर साहब, इमरान खान साहब ने जो पैगाम जारी किया है कि अगर मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाए तो साथ में ये भी कह रहे हैं कि मुझे जेल में डालते हैं या मार देते हैं। आप लोगों ने जद्दोजहद भी करनी है और हुकूमत को गलत साबित करना है कि अगर मैं जेल गया तो कौम सो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेर था कि रोज़ सोचता हूँ भूल जाऊँ तुम्हें, रोज़ सोचता हूँ भूल जाऊँ तुम्हें, रोज़ ये बात भूल जाता हूँ। राना सनाउल्लाह रोज़ बोलते हैं कि आज इमरान खान को हम पकड़ेंगे, आज इमरान खान को हम पकड़ेंगे और इधर डाल देंगे, उधर डाल देंगे, ये इंतज़ाम जेल में, और रोज़ ही नाकाम हो जाते हैं। आज भी सुबह से वही था, इमरान खान इमरान खान इमरान खान, और पूरा हफ्ता गुजर गया इमरान खान, और
अभी तक देख लें टीवी पे यही चल रहा है, लोग आगे बैठे हुए टीवी के। और इससे बड़ी इमरान खान की फतह, पीटीआई की फतह और कोई है ही नहीं। इन लोगों को, बेवकूफ़ों को पता ही नहीं है कि सियासत में जिंदा रहने के लिए टीवी पे आना, उनका नाम लेना रोज़ाना, यही सबसे बड़ी जीत है। अगर ये ऐड देते हैं जो नवाज शरीफ साहब का या उनका जो चला रहे होते हैं, ऊपर मिनट जो उनका वो जो ऐड होता है ना, वो कई लाखों मिलियंस में पड़ता है, इसका फ्री में चल रहा होता है। जब ये बात पता है, इनको पता है, मुझको पता है, बहुत से लोगों को पता है कि वो ज़मान पार्क में है ही नहीं, फिर ये क्यों तमाशा हो रहा है? ये इसका जवाब ये भी दे चुके हैं, मैं भी दे चुका हूँ। ये इमरान खान के लिए एक हाइप क्रिएट की जा रही है, उसको एक इंटरनेशनल बनाया जा रहा है, और जो वो गिरफ्तारी देगा वो इंटरनेशनल युद्ध होगी और 2 दिन बाद उसकी जमानत हो जाएगी। ये भी देख लीजिएगा। नहीं तो अगर इनको बड़ा लीडर बनाया जा रहा है तो हुकूमत की इसमें क्या दिलचस्पी है? हुकूमत का क्या खुद चाहती है कि इमरान खान बड़े लीडर बन जाए? अनिस मंसूरी साहब, ये जैसे अभी इन्होंने कहा ना कि नवेद भाई ने हमारे कहा कि 2 दिन की गिरफ्तारी हो जाए उसके बाद इनकी ज़मानत हो जाएगी। मैं हुकूमत से, अदलिया से, पाकिस्तान की आवाम से सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ, 2 दिन बहुत बड़ी बात है। सिर्फ 2 दिन एक कोठरी में रखें जहाँ अंधेरा हो और एक छिपकली हो, सही है, आपको सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद की सियासत में और उस छिपकली के बाद की सियासत में बहुत बड़ा फ़र्क होगा। ये 2 दिन बाद नहीं, मैं कह रहा हूँ 2 घंटे बाद ज़मानत दे दें। एक अंधेरा कमरा हो जिसके अंदर इकलौती एक छिपकली हो जिसके ऊपर रोशनी लगी हुई हो, सही है, बस उसके बाद आपको मालूम हो जाएगा। अच्छा, मरियम साहिबा आज ये फरमा रही हैं कि जी अदालत ना जाने कि इमरान खान क्या क्या बहाने कर रहे हैं, ये बुज़दिल है, मेरा बाप ऐसा होता तो मैं मुंह दिखाने के काबिल ना होती। ये खांसी नहीं आई है, पानी दे दे यार प्लीज। ये खांसी नहीं आई है, ये तंजिया हंसी है, ये तंजिया हंसी है, और ये जाहिर है। और अगर आप ये बात जरदारी साहब के मुताल्लिक कहते हैं ना, जरदारी साहब ने कही होती, ये बहुत बुरी बात है। नहीं फ्लू नहीं, ये आपकी हम समझ रहे हैं जो फीलिंग्स है ना, खास तौर पे जब आप पहले भी बहुत सारे अलकाबात दे चुके हैं। मैं क्या करूं, कुछ बात ये थी कि अच्छा, ये तो इसका तो जुकाम तो नहीं है ना, इसका तो जुकाम तो नहीं है। नहीं, मैं बात करूंगा मरियम नवाज साहिबा पे। देखिए मरियम नवाज साहिबा कह रही जी, ऐसा अगर मेरा बाप होता तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना होती, जिस तरह ये बुज़दिली कर रहे हैं। बिल्कुल मुंह नहीं दिखाना चाहिए। जब उनके वालिद मोहतरम साहब ख़ास तौर पर चंद अहम ममालिक की ज़मानत पर परवेज़ मुशर्रफ दौर में मुल्क छोड़कर गए, उनको नहीं जाना चाहिए था। इनको उसी तरीके से रहना चाहिए था जिस तरीके से उस वक्त जावेद हाशमी ने सज़ा काटी। वो कहते हैं जलावतन किया गया। अरे जी, और भी लोग जेल में थे। मैं कह रहा हूँ, मैं सबके कह रहा हूँ ना, सब मैं अभी कह रहा हूँ ना, इनको उसी तरह मुशर्रफ के दौर में उसी तरीके से जेल में रहना चाहिए था जिस तरह आसिफ अली दारी थे। इनको उसी तरीके से जेल में रहना चाहिए था कि जिस तरीके से एमक्यूएम के कारकुनों की वहाँ पर हलाकतें होती रही। नहीं तो सर, आप दोनों ये क्यों नहीं बता रहे कि फिर इसी तरह ही एनआरओ लेके मुशर्रफ से इस तरह मोहतरमा और मियाँ साहब आ गए थे, ये भी काम कर लें? नहीं, दोनों में बड़ा फर्क है। वो तो चले, हम दूसरी बात है ना, इमरान खान को तो एनआरओ चाहिए। अगर इमरान खान को एनआरओ नहीं चाहिए तो क्यों बार बार कहते हैं एनआरओ मांग रहे हैं ना बॉस, बराबर हो गया ना। हाँ ना, वो तो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मेरी तरफ देखे, वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मेरी तरफ देखे नजर करम करे, कभी यूं फेर कर नजर करम करे। बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा अच्छी, लेकिन वो जख्मी भी तो हैं, ये ख्याल कीजिए आप लोग। अरे हम तो अभी उसकी बात ही नहीं कर रहे ना, वो जख्मी है नहीं है, दिल दरा दिया मेरा। ये देखेंगे शुरू हो गए, सही ना। अच्छा, मैं अभी तो ये बहुत बड़े लीडर की तस्दीक का में जुमले, ये देखिए तंजिया खांसी, तंजिया जुमले नहीं, अब ये तंजिया खांसी तक बात पहुंच गई है। मैं असल वो अलग है, ये अलग है। मेरे पास आए, मैं बता दूंगा, पहले भाई से मैं जरा मरियम नवाज से बात करूँ। मरियम नवाज के ख़ास तौर पर उनको उस वक्त मुंह नहीं दिखाना चाहिए था कि जब उनका एक और भाई जो है वो शहबाज सलमान ना, वो बाहर भागे हुए थे। आज आकर वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मरियम नवाज साहिबा को उस वक्त बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया कि जाली वो आए हैं, सोलर का काम कर रहे हैं, तुर्की से सब कुछ ला रहे हैं, वो एक बड़ा कारोबारी आदमी है। वो जाली, वो जो नंबर प्लेट्स कह रहा हूँ, प्लेटिलेट्स जो हैं वो ऊपर नीचे हो रहे थे, तो उस वक्त मरियम नवाज साहिबा को यह बात ख्याल नहीं आई थी। देखिए, ये सियासत का खेल है ना, जब जिसका वक्त होता है तो वो समझता है कि मैं बहुत ज़्यादा बहादुर हूँ, वो बहादुरी दिखाता है। जब जिसका वक्त नहीं होता तो वो चुपके से भाग जाता है। तो ये मरियम नवाज साहिबा को वाकई में मुंह नहीं दिखाना चाहिए था कि जब अगर इतनी बहादुर हैं, इनकी अपनी हुकूमत है, बहुत बहादुर समझती हैं, बुलाए ना नवाज शरीफ साहब को, आए यहाँ पर बात करें ज़रा सा। मतलब अजीब सी बात कह रही है, और सब लोगों का ये ख्याल होता है इमरान खान आज जुबैरी साहब, कुछ लोग ईंट सेंट बजाने का बयान देके भी भाग गए थे। यार आप कहाँ से कहाँ ले जाते हैं? मैं बहादुरी बता रहा हूँ कि बहादुर कौन है इस मुल्क में। भाई अगर उसने कहा था
तो उसके पीछे एक फंसे पर्दा बहुत लंबी थी। सुबह उसने एक नाश्ते में जाना था किसी के बाद, जिसने उसके बाद नाश्ता तो क्या उसकी दावत क्या पहचानने से मना कर दिया, और सारा का सारा एक ने ले लिया। वो एक अलग वहाँ से अलग अलग प्रोग्राम करा करें, एक ही जगह पर है, और वो गया था, वो वापस भी आया और वापस आके सदर भी बना। मतलब उसकी बात करो जो उससे पहले 10 साल जेल काट चुका था, जिसने 7 नाश्ते से इनकार कर दिया, जिसने नाश्ते से 7 इनकार कर दिया, उसी के साथ आज बैठे में यार। देखो वो एक अलग, वो पॉलिटिक्स है, वो अलग है। मगर एक आदमी जो 8-8 10-10 साल जेल काट चुका हो, उसको आप मिला रहे उनसे जिनसे 10 महीने जेल नहीं करती। मतलब ये तो बहुत नाइंसाफी कर लेते हो यार। एकदम मियादाद को आप कल के किसी बच्चे यासिर शाह से मिला दोगे यार, ये तो कंपेयर तो बराबर वाले से करो ना यार, कम से कम। जुल्म है ये, जुल्म है, जुल्म है। आप जरदारी साहब को मिला रहे हैं। जहाँ तक वो मरियम साहबा का बयान है, मुझे अफसोस हुआ ये बयान सुन के। कम से कम उनको उस वक्त ये बात कहनी चाहिए थी जब उनके वालिद साहब पाकिस्तान आ जाए। अभी वालिद साहब पाकिस्तान नहीं है, वो खुद अदालतों से भागे हुए हैं, वापस आके उनको अदालतों का सामना करना पड़ रहा है। ये अब्बा बचाओ मुहिम चलाते चलाते ये उनको बोलने से पहले, सियासतदान नहीं है ना यार, हासाती है तो ये इस तरह की चीज़ें कही जाती हैं। लेकिन दोनों बराबर के, मतलब वो भी भाग रहा है पकड़ने से, ये भी भाग रहा है। उनको छिपकली से डर लगता है, सुना है उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है जेल में। तो कोई नहीं भागा था, सिर्फ जरदारी साहब ना जुबैर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं? यार तारीख बोल दी है, मैं क्या बोलूँ। आप देखें ना उनके गेट में कितनी जेल है। ठीक, क्या चलिए भैया हमारे ये भी बोलता हूँ एमकेएम के कारकुनों का भी बोलता हूँ कि उन्होंने भी जिस तरह मर्दानगी से जेल काटी है, सोबत खाने काटे हैं, मैं उनको भी बोलता हूँ। खाली ये क्यों नहीं, जिसने बादशाह खान ने काटी है, वली खान ने काटी है, इस मुल्क के बॉस जावेद हाशमी का आपने नाम लिया, उन्होंने काटी है। जिसने काटी है, मैं वो पॉलिटिकल लीडर थे, करैक्टर था ना यार। ये कोई करैक्टर है जहाँ सजा हो मुल्क से भाग जाओ और वहाँ बादशाहों की तरह नहीं गुजारो, जहाँ सजा हो वहाँ उनके प्लेटर खराब हो जाए फिर चले जाए और वहाँ इलाज भी नहीं कराएं और होटलों में खाने का। कम ऑन यार, अब आजकल सब कुछ दिखता है मीडिया में, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें कुछ छुप नहीं सकता। आगे चले तो अच्छा है। चलें जी, आगे चलते हैं। और ये चूँकि बड़ी अहम खबर थी, आज एक बड़ा अहम इंटरव्यू दिया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने हामिद मीर साहब को। तो उसमें बड़ी एक अहम चीज़ ये सामने आई और उस इंटरव्यू में इंकशाफ ये किया शहबाज शरीफ साहब ने, अनीस मंसूर साहब, के जनरल बाजवा ने मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाने की पेशकश की थी और 2018 के इलेक्शन से पहले की थी, मैंने इनकार कर दिया, तो फिर इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने हैं। यार अधूरी बात करते हैं ना, ये बात मुझसे सुन लें। आधी बात कही ना उन्होंने, पूरी बात मैं बता देता हूँ। उस कमरे के अंदर उस वक्त ISI के सरबराह नवीद मुख्तार भी मौजूद थे। उस वक्त उस कमरे के अंदर जो है वो जनरल बाजवा के अलावा जनरल फैज़ भी मौजूद थे। खुलकर बात करें ना, बात यह है कि उस वक्त कई लोगों ने मिलकर इनका इंटरव्यू लिया था और इंटरव्यू लेकर इनसे कहा था कि जनाब हम अगर आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं तो क्या होगा। उन्होंने सिर्फ एक शर्त रखी थी, ये अपना बयानिया बेचते हैं। दर हकीकत उस वक्त जो मेरी मालूमात है, जो मेरी इत्तलात हैं, उस इत्तलात के मुताबिक ये एक मुलाकात हुई थी जिसमें डिस्कशन हुआ था, जिसमें उनको कहा गया था अगर आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाए तो। इस तरह तो शायद खान अब्बासी से भी मुलाकात हुई थी, इस तरीके से तो इमरान खान से भी मुलाकात हुई थी। पूरी मुलाकात की तफसीलात देना, मैं दे रहा हूँ आपको। मैं चले वो तो आधी बात कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ उस मुलाकात में नवीद मुख्तार भी थे। वो ये भी साथ कह रहे हैं कि मैंने इनकार कर दिया तो इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने, और मैंने इनकार इसलिए कर दिया था कि मैं अपने बड़े भाई नवाज शरीफ की कमर पर छुरा नहीं घोंप सकता। देखिए, अब मैं आपको, अगर आप उस पूरे इंटरव्यू को देखें, उसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारे मामलात हैं जो मैं कुछ हद तक जानता हूँ। सही है, ये वन साइडेड प्रोपेगेंडा है, मैं इसे तस्लीम नहीं करता, ये इनका प्रोपेगेंडा है। जिस तरह मैं तो नाम ले रहा हूँ ना, मुझे तो मालूम है इसमें और कौन कौन बैठा हुआ था, और तो आप वो भी हिम्मत करके बताएं ना कि और कौन कौन बैठा हुआ था। उसमें मैं ये भी बताता हूँ कि एक हाजिर सर्विस साहब भी थे, अभी भी हैं। अब मेरा मुंह ना खुलवाए ना यार ज़ुबैर साहब, मैं फिर जज्बात में आ जाता हूँ तो मुझे मालूम है कि फिर क्या होता है। छोड़े, पाबंदियाँ हैं आपकी तरफ से, वैसे ही क्या होता है बाद में वो ये होता है कि पाबंदी होती फ़ोन काम करना छोड़ देता है। आपकी बात समझ तो गए होंगे ना लोग। हाँ। तो सर आप क्या कहते हैं इस बारे में? यार मैं तो फिर इसकी भी मजम्मत करता हूँ। वो कौन होते हैं बनाने वाले और ये कौन होते हैं बनने वाले। ताकत का सरचश्मा आवाम है। अवाम जिसको मुंतखब करे, खुदा का वास्ता उनको बनने दो तो ये मुल्क चलेगा। इमरान खान अगर आप जब तक बनाओगे हटाओगे तो फिर यही होगा जो हो रहा है। एक दो तजुर्बे और कर लो, फिर आ जाना लाइन, पहले ही आ जाओ यार। एक दो तजुर्बे और वो बना देते कि आप बन जाओ, ये कोई वो चल रहा है कि तुम बन जाओ, तुम आ जाओ, तुम चले जाओ। अच्छा, इस बात में इस तरह नहीं चलता। इसी हवाले से खबर और भी शामिल करूँ। सरबराह हैं बिलडॉट के अहमद बिलाल महबूब साहब, उन्होंने ये कहा है कि 75 साल से इस्टेब्लिशमेंट तय करती थी किसको किससे बात करनी है।
तो इससे तो ये साबित हुआ, आज शहबाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया उससे पहले इनका बयान आ चुका था अहमद बिलाल महबूब का, कि इसका मतलब है जो कुछ भी कर रही है बकौल अहमद बिलाल महबूब के इस्टेब्लिशमेंट ही तय करती है तमाम चीज़ें। यार ये इतना खुला राज है कि इसमें मतलब इतना खुला राज है, इतना खुला राज है कि आप मत पूछिए। यार आप सिर्फ उनका ही नाम क्यों ले रहे हैं? नहीं, अगर ऐसी बात है अनीस मंसूरी साहब, तो फिर इमरान खान क्यों जिद कर रहे हैं नए इलेक्शन की? फिर तो उन्हीं से किसने कह कहा दें। इमरान खान नए इलेक्शन की जिद कर रहे हैं? इमरान खान साहब तो कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट मुझे पे हाथ रखे। वो नहीं उनके चाहते सारा इलेक्शन। मकसद क्या है? उन्हें इमरान तो खान ये का भी सारा जो प्रोसेस इलेक्शन का ये ऐसे ही होता है हर बार। देखिए, इमरान खान साहब का मैं बयानात आपको बताता हूँ। देखिए, लॉन्ग मार्च उन्होंने किया, बाद में कहते हैं लॉन्ग मार्च से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा करते हैं धरना देते हैं। सही है, धरना देंगे, धरना देने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च करते हैं। बाद में उनका एक बयान आया कि लॉन्ग मार्च और धरने से कोई फ़ायदा नहीं पड़ेगा, हम जेल भरो तहरीक करते हैं। याद है आपको? फिर उनका बयान आया कि भाई जेल भरो तहरीक से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान में ताकत का सर चश्मा सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट, और इस्टेब्लिशमेंट का मतलब सिर्फ एक शख्स है, अगर वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है। तो इमरान खान किस तरफ देख रहे हैं? मतलब आज भी इमरान खान की सियासत आवाम की तरफ थोड़ी है, उसका तो नुक्ता नज़र यही है कि इस्टेब्लिशमेंट किसी भी तरीके से मुझे शेल्टर दे। अच्छा, सिर्फ इमरान खान ये सोच रहे हैं, बाकी शहबाज शरीफ साहब हों या बिलावल हो, वो नहीं सोच रहे कि हमें बना दें? CV उन्होंने लेके नहीं गए वहाँ पर। यार हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। जुबैर साहब। तो जुबैर साहब पर है सवाल। जिसको आवाम वोट दे उसको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, मेरा तो यही जवाब है। 4 दफ़ा पूछ लें। ये प्री पोल जो रिगिंग होती है ना, प्री पोल रिगिंग, उसे भी रुकना चाहिए। अब ये प्री पोल रिगिंग का मतलब ये होता है कि इससे पहले ये कहते हैं ना आवाम को जिसको चाहे वो वोट दे। सही है, तो आप ये बताइए कि आवाम का पहले दिमाग कौन बनाता है? ख़ास एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि नहीं ये अच्छा आदमी है, ये बुरा है, बाकी सबको मीडिया में पाबंदी लगा दी जाती है, उनको इजाज़त दी जाती है। आज भी क्या हो रहा है? क्या इमरान खान ही पाकिस्तान में लीडर एक, उसी को क्यों इतना सपोर्ट दिया जाता है? क्या आपके पास ऐसी जमातें मौजूद नहीं है जो इलाकाई जमातें और ज़्यादा मजबूत जमातें हैं, उनको क्यों टीवी पर इतना टाइम नहीं दिया जाता है? तो एक होती है प्री पोल रिगिंग, और आप जब आवाम का दिमाग खुद से बनवाते हैं, ये अमीरुल मोमिनीन है, ये आपकी खिदमत करेगा, बाकी सारे चोर है, सारे मीडिया को कह दिया जाए इस पर बात नहीं करना, इस पर बात करना, तो ये जो आप ये कहते हैं ना कि आवाम जिसको चाहे, दर हकीकत हमारे यहाँ ये होता हुआ आया है, माजी की रिवायत ये है कि आवाम का दिमाग बनाया जाता है कि ये है लीडर, बाकी कोई नहीं है। अच्छा, ये इस पर बात नहीं करते। खबर भी आवाम को हम दें अपने नाजरीन को कि इस वक्त जो शेलिंग कर रही है पुलिस वहाँ, और वहाँ उन पर पथराव कर रहे हैं जवान पार्क में लोग, जिसकी वजह से 33 अब तक कहा जा रहा है पुलिस एहलकार ज़ख्मी होकर सर्विसेज अस्पताल पहुँच चुके हैं, और इस तरह 3-4 कारकुनान भी हैं PTI के जो ज़ख्मी हुए हैं। जी जुबैर साहब। यार अवाम इतने मासूम नहीं है, मैं नहीं इनकी बात से एग्री करता कि वो बोलेंगे कि इसको वोट दो, उसको वोट दो, ये है वो है, ऐसा होता नहीं है। हाँ, मैं प्री पोल रेगिंग के बजाय मैं ये बोलूँगा कि जो पोस्ट पोल रेगिंग होती है ना वो ख़त्म होनी चाहिए। हर तरह की रिगिंग खत्म होनी चाहिए। प्री पोल रेगिंग तो यार अवाम बस बच्चे नहीं है यार, 18 साल से जो छोटे बच्चे वोट नहीं डालते, कोई कार्टून मैगजीन लगा दे, उन्हें पता है कि अब आप कितना कहते रहे, कितना जिस इलाके की जमात की बात कर रहे हैं, कितना कितना प्रोपेगेंडा किया गया, उसके लिए एक जमात बनाई गई, उस जमात को करोड़ों रुपए का फंड दिया गया, उसने कितना बोला, साला काउंसलर का भी इलेक्शन नहीं जीता। मैं मुस्तफा कमाल की बात कर रहा हूँ, खुल के बोलता हूँ भाई, उसको कितना किया गया, वो खत्म हुआ प्री पोल। कौन खत्म भाई MQM की जिसकी वो एक प्लेट से निकले कौन थे, नहीं हुआ, जो यहाँ के थे जिन पे पाबंदी लगा दी गई। नाम तो लेके बात करें ना, अरे क्या भाई नाम पे पाबंदी है ना, समझ तो गए होंगे आप नाम लेते तो मेरी बात को समझने की कोशिश पूरा करें। मीडिया कल खबरें चलाता रहा उनकी भाई हारने पे, आप कह रहे हो पाबंदी है, वो उस पे चलाता रहा, वो हारने पे उनकी खबर चल सकती है, जीतने पे नहीं चलती। अच्छा ठीक है। जुबैर साहब मगर प्री पोल लेगिंग से मेरा बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि प्री पोल लेगिंग से नहीं अवाम का जहन बनता, जिसकी मैंने एक मिसाल दी है, अगर गलत दी है तो डिनाई कर दें आप। नहीं चलिए, अब चूंकि खबर आपने उस तरफ की दे दी है, मिसाल भी उस तरफ की, तो वहाँ की खबर शामिल कर लेते हैं जी। कराची की बहुत अहम ये खबर है, और ख़बर यह है कि जी 35-40 अफराद जो हैं, इसमें ख़वातीन भी शामिल थी, वो एहतजाज के लिए पहुँचे बहादुराबाद MQM पाकिस्तान के मरकज़। उन्होंने पहले वहाँ कहा जाता है जी नारेबाजी की और एहतजाज किया, उसके बाद वो अंदर भी गए हैं, और फिर वहाँ पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लोग आ गए, और उसके बाद वो मुंतशर तो हुए, लेकिन उसमें कुछ गिरफ्तारियाँ भी सामने हुई हैं। अच्छा, अब बाद में फिर इन्होंने ये कहा कि जी इनका ताल्लुक जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब से है। और अनीस मंसूरी साहब, ये सारा वाक़या गुज़िश्ता रोज़ प्रॉपर्टी केस का फ़ैसला सामने आया, जिसमें 10 मिलियन पाउंड से ज़ायद की वो प्रॉपर्टी का केस हार गए, और आज
वहाँ लोग एहतजाज करने पहुँचे और उन्होंने नारे लगाए अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में और ये कहा कि जी पार्टी उन्हीं की है, उन्होंने बनाई थी, उनके हवाले की जाए। फिर उन्होंने साथ में लापता और दूसरी तीसरी इस तरह की बातें भी की कि लापता अफराद के हवाले से ये लोग कुछ नहीं कर रहे, असीर कारकुनान के हवाले से ये लोग कुछ नहीं कर रहे। तो गम गुस्सा का इजहार भी उन्होंने किया। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसमें 2-3 बड़े अहम पहलू हैं। एक तो ये है कि एमक्यूएम के कल के फैसले से, यानी अदालत के कल के फैसले से, कि जिसमें एमक्यूएम पाकिस्तान को अल्ताफ़ हुसैन साहब का घर दिया गया है। दरहकीकत एमक्यूएम का वोटर और जो एमक्यूएम का सपोर्टर है वो ये समझता है कि उनके बानी या उनके कायद का घर छीन लिया गया और उन्हें बेघर कर दिया गया। इस हवाले से कल के खबर के बाद से कराची में जो एमक्यूएम के सपोर्टर है उसमें काफ़ी तशवीश पाई जा रही थी और गुस्सा भी पाया जा रहा था। आज आज की जो वाक़या रोनुमा हुआ है, इसमें आपने कहा ये 35-40 अफराद हैं जो कि बहादुराबाद में आए। तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि देखिए, ये जो कारकुनान है ये खुलकर सामने आए और इसमें पहला पहलू है क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब पर पाबंदी है, उनके कारकुनों पर पाबंदी है, उनके नाम की चौकिंग करने वाले को उठा लिया जाता है। तो इस हवाले से आपने देखा कि 35-40 अफराद जो है वहाँ पर आए। तो ये तो बड़ी ही, ये जो वहाँ जमान पार्क में जितने लोग मौजूद हैं उसके बनिस्बत मैं इनको ज़्यादा अहमियत इसलिए दूंगा क्योंकि इनके ऊपर ऑपरेशन एक अलग तरह का जारी है, एक मामला। फिर इसमें दूसरा पहलू यह है कि पहली बार एमक्यूएम लंदन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, यानी अल्ताफ़ हुसैन साहब से बराह रास्त जिनका इस वक्त ताल्लुक़ है, यूँ तो एमक्यूएम पाकिस्तान का भी ताल्लुक़ है लेकिन इस वक्त तक जिनका ताल्लुक़ है वो आकर एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज़ पर इस तरीके से खड़े हो गए। तो ये दूसरा इसका पहलू है। और तीसरा पहलू वही है जो हर बार होता है कि रेंजर्स आए और उनमें से उठा के ले गया। तो वो तो नया पहलू नहीं है क्योंकि वही हमेशा ही होता है। तो 2 नए पहलू हैं इसमें। ज़ुबैर साहब क्या कहेंगे इस सिचुएशन को देखते हुए? सीरियस नोट में बात करूं या हल्के फुल्के मजाक? नहीं सीरियस सर, बहुत अहम इशू है ये। सीरियस नोट में ये बात अब तय हो गई है कल के फैसले के बाद कि एमक्यूएम बहादुराबाद जो है, इसको आप एमक्यूएम पाकिस्तान भी कह दें और जो भी नाम देना है देने, इसकी सियासत जो थोड़ी बहुत भी बाकी थी वो ख़त्म हो गई। अब सियासत करना तो दरकिनार, ये रोड पर आके ना कोई मुजाहरा कर सकते हैं, ना ही कोई जलसा कर सकते हैं, ना ये जुलूस कर सकते हैं। आइंदा इलेक्शन में जो थोड़े बहुत इनको वोट तो क्या, इनको इनके पोलिंग एजेंट भी नहीं मिलेंगे पूरे, इनकी वो हालत हो गई है। अब मैं ये सीरियस नोट में बोल रहा हूँ, ये मेरी बात है, लिख लो फिर मैं कहता हूँ। और इलेक्शन हो, एक आने के लिए 5000 के करीब कारकुन चाहिए होते हैं, अगर इनको मिल गए तो फिर मैं भी यहाँ बैठा हूँ और आप भी बैठे हैं। ये इन्होंने बहुत बहुत बड़ा वो किया है। और देखिए, वो एक शेर था ना जो आज एक साहब पढ़ रहे थे उधर खड़े होके कि अपनों की बात, गैरों की बात छोड़िए, आखिर वो गैर हैं, अपना बना के आप तो रुस्वा न कीजिए। इन्होंने पूरी दुनिया में अपने आप को रुस्वा किया है। एक वक्त अपने कायद बोलते थे, अपना बाप बोलते थे, अपना पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अभी कल ही की बात है यार, हमारे बाप दादा की बात नहीं है, हमने देखा ये सब कुछ बोलते हुए, उनके कदमों को पे बैठते हुए, उनके हाथों के बोसा लेते हुए। आज उनको बेघर कर रहे हैं तो ये समझ रहे हैं कि वो, मतलब ये अपने कपड़े खुद उतारने वाली बात है। और उसके बाद जो ये बहुत छोटा सा एक रद्द-ए-अमल है, इसकी वजह आपको पता है कि इतना हो, लेकिन दर हकीकत उनको खुद को पता है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वैसे तो जश्न बनाना चाहिए था ना, इतना अरसे से केस चल रहा है, इतना खर्चा, इतना वो जीत गए थे और बहुत बड़ी फतह थी उनकी, फतह मनाई उन्होंने। उनके चेहरे देखे थे आपने? अभी तक तो मैंने नहीं देखे। लेकिन दूसरी तरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी मजबूत हुई है। कल अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनके मुकाबले। वो है, लेकिन ये जो ज़ुबैर साहब बात कर रहे हैं ये बड़ी सीरियस नोट पे है क्योंकि अब जिस तरह का ये 35-40 अफराद के बारे में कहा जा रहा है, और चूंकि ये तो पाबंदी है, और अगर पाबंदी हटती है तो इसका मतलब है कि फिर तो घरों से नहीं निकल सकेंगे सर। हाँ सर, अभी समझ रह रहे होंगे, कहीं रह रहे होंगे, पता नहीं। देखिए, सूरत हाल कुछ इसी तरफ जा रही है। और जो गमो गुस्सा है, देखिए एक सही है, अगर आप कोई हमने माजी की रिवायत देखी है, जो भी जमात के लोग अपने रहनुमा से अलग हुए हैं वो कुछ अरसे के लिए तो उनको चीज़ें मिली हैं लेकिन उसके बाद वो तारीख़ में गुम हो गए। अब मैं इसमें आपको माजी करीब में पैट्रियट की मिसाल दे सकता हूँ। मैं छोटी छोटी मिसालें दे सकता हूँ। आपको याद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैट्रियट मुशर्रफ साहब के दौर में निकली। इस तरीके से जो भी जमातें निकलती हैं वो उनको इब्तदाई तौर पर तो कामयाबी हासिल हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि उनकी लीडरशिप जो है वो उसके धड़े से निकलने से ज़्यादा मजबूत होती है क्योंकि आवाम में उनकी सपोर्ट और हिमायत ज़्यादा बढ़ती है। मैंने उस दिन भी बात कही थी तो ज़ुबैर साहब नाराज़ हो गए थे जब बेनज़ीर भुट्टो ने साहिबा ने अंकल्स को हटाया था। तो और जो अंकल्स आकर काबिज होना चाहते थे तो उस वक्त लोग ये समझते थे कि भाई अंकल्स को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, लेकिन बाद में देखा गया कि मोहतरमा को फ़ायदा हुआ इसका। क्या ख्याल है? मैं ज़ुबैर साहब सही कह रहा हूँ ना? जी सही कह रहे हैं। और इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब के दौर में या नवाज शरीफ की पार्टी से जो लोग निकले और उन्होंने कहा कि जनाब हम हैं अब, और उनको
नवाज शरीफ पर बुरा वक्त रखा, तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब आए तो आपने देखा कि नवाज शरीफ रहे, तो लीडरशिप तो इससे ज़्यादा मजबूत होती है हमेशा। अच्छा, मैं इस पर आप दोनों की राय जानना चाहूँगा कि ये जो वाक़या आज हुआ, तो आपको लगता है कि आगे जाकर मज़ीद तसादुम की तरफ देख रहे हैं आप, और कराची का अमन तो खुदा न खास्ता ख़तरे में नहीं है? बराह रास्त तसादुम बहुत मुश्किल है, क्योंकि ख़ास तौर पर जो MQM लंदन की सियासत है वो और MQM पाकिस्तान की या सबकी सियासत कराची की गुज़िश्ता आप 15 ख़ास तौर पे 2013 के बाद से देखिए तो यहाँ पर उस तरीके से सियासत नहीं हुई जो कि माजी में रही है, जो जिस तसादुम की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। तो गुज़िश्ता 10-12 साल से तमाम सियासी जमातें यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम के जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं वो अब उस तरीके से मौजूद नहीं हैं। तो अब ज़ाहिर है एक दूसरे के सामने टकराव उसी सूरत में ज़्यादा तेज़ी के साथ आएगा अगर MQM लंदन को या अल्ताफ़ हुसैन साहब को अगर इजाज़त मिल गई और उनके लोग अगर सड़कों पर आए तो उसके बाद आप सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। ज़ुबैर साहब, ये जो लोग ज़ाहिर आज गए हैं वहाँ एहतजाज किया है या दफ्तर तक गए हैं अंदर, और फिर ज़ाहिर पुलिस आ गई और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे के हवाले से बात आ रही है कि कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं, तो आप क्या समझते हैं? जिस तरह अनीस मंसूरी साहब फरमा रहे हैं, आपको भी ये लगता है कि अगर वो तमाम लोग, ज़ाहिर है ये एक ही पार्टी के थे ना, अब तो आप अलग हुए हैं, दूसरे को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, अगर इन तमाम लोगों की गिरफ्तारियाँ होती हैं, उनके कहने पर अगर होती हैं बात के, तो फिर आप क्या समझ रहे हैं कि या तो आइंदा कोई आएगा नहीं उस तरफ, या आप समझ रहे हैं कि नहीं बात आगे बढ़ जाएगी? यार ये 4 दिन की गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट ने ख़त्म हो जाना है। जब तक गवर्नमेंट है, इनके साथ टोर है, पुलिस है, ये है, या मैं तो ये सोच रहा हूँ जब ये इनके पास से ये सब चीज़ें हट जाएंगी तो ये घर से निकल के मार्केटों तक कैसे जाएंगे, और मार्केट से निकल के घर तक कैसे आएंगे? इनके घर वाले कोई मैं रियली बहुत सीरियस मुझे वो है टेंशन इनके उससे। खाली जान को ख़तरा नहीं है, इनका सोशल बाइकाट होगा, इस किस्म की चीज़ें। इन्होंने सियासत तो ख़त्म हो गई। देखिए मैं अक्सर कहता हूँ, मैंने प्रोग्राम किया था 1 जनवरी को कि कैसा होगा 2023, उसमें जो बांग्लादेश के उसके प्रोफेसर थे जिनसे मैंने वो मालूमात ली थी, ज्योतिषी वगैरह बनवाए थे आपने, ठीक। उन्होंने जब बातें की थी, मैं जनवरी में यकीन ही नहीं आता था कि ऐसा हो जाएगा। देखिए सब छोटी छोटी जमातें खत्म होती नहीं, उन्होंने बोला था कि काफी मर्ज हो गई, पहले तो MQM में कुछ जमातें मर्ज हो गई, आज MQM खत्म हो गई। हम सोच सकते थे 3 महीने पहले कि MQM की ये खत्म हो जाएगी। एक MNA अब ये कराची से नहीं जीत सकते। आप दोनों से मैं पूछता हूँ क्या कोई MNA जीत सकते हैं इस सूरत हाल में? अब ये कहीं से वोट मिलेंगे इनको? अगर आप टिकट लेके खड़े सर, PTI 2018 में अगर ज़ुबैरी साहब को अगर MQM पाकिस्तान ने टिकट दे दिया तो जीत जाएगी। यार मैं उनसे टिकट लूंगा ही क्यों? नहीं देखिए आपने क्या कहा कि कोई जीत सकता है तो उनके टिकट पे नहीं सर, मैं आपके सच बोलना चाहिए सर, आपके सवाल पे ज़मीनी सवाल ये है कि PTI की यहाँ से 2018 में जिस तरह जीती या जिताई गई, तो इनको भी जिताया जा सकता है या जीत सकते हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। नहीं, इस वक्त PTI का हवा बहुत है। इस वक्त PTI का मैं आपको 2013 का बताऊं, उनके हारने के बावजूद भी वो बहुत करीब थे। नहीं, 18 की बात कर रहा हूँ। और 18 में तो वो जीते भी, और जीते भी 1-8 सीट में, 2-4 सीट में मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत वो था, लेकिन वोट मिले थे, लोग बाहर आए थे, खड़े उन्होंने वोट दिए थे बल्ले को, ऐसा नहीं था। उसके बाद जो इमरान खान की गवर्नमेंट मिली, सबके ख्वाब चिकना चूर हो गए कि ये इसको वोट दिए थे, बहरहाल, लेकिन वोट दिए थे। अभी अगर जिताया जा सकता था तो मुस्तफ़ा कमाल को क्यों नहीं जिताया गया? मेरा ये सवाल है। क्या उसको क्या? अच्छा जी, प्रोड्यूसर साहब फरमा रहे हैं जी, लेकिन अली मेरा अपना ख्याल है 4-5 हज़ार का फर्क होता है, 1000-2000 का फर्क होता है, तो पीटा जा सकता है। तमाम तरह इख्तिलाफात के बावजूद तहरीक इंसाफ का एक बड़ा सपोर्टर कराची के अंदर मौजूद है। हमें इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद कि जो भी कारकर्दगी रही है उनकी, उनके 14 महीने से कुछ नहीं किया कराची में, फिर भी सपोर्टर मौजूद है। कुछ भी हो, तहरीक इंसाफ का कारकुन कम है, तहरीक इंसाफ का सपोर्टर ज्यादा है। तहरीक इंसाफ का कारकुन एक किसी छोटी सियासी जमात से भी कम होगा। बिल्कुल सही कारकुन नहीं है तहरीक इंसाफ का। वो नहीं है कि भाई सड़क पर आकर मार खाएगा, वो नहीं है तहरीक इंसाफ के पास। हाँ, वो तो सिर्फ MQM के पास है, ये कहना चाह रहे हैं आप? वो किसी और बहस पे हम चले जाएंगे, लेकिन हम असल में ये बात करना, हम तो सिर्फ तहरीक इंसाफ को फोकस कर रहे थे। आपने तहरीक इंसाफ का सवाल उठाया था, तो मेरा कहना है कि तहरीक इंसाफ का कराची में सपोर्टर मौजूद है, कारकुन नहीं है। और MQM की जीत उस जमाने में ये होती थी कि उनकी सपोर्ट भी थी और उनका कारकुन भी था, ये ज़हन में रखिए। अच्छा जी, प्रोग्राम में आखिर में 2 बड़ी अहम चीज़ें। एक तो प्रोड्यूसर साहब ने कहा है जी, महंगाई के हवाले से एक पैकेज तैयार किया गया है, पहले नाज़रीन को पैकेज दिखा दें और फिर थोड़ी सी बात महंगाई, और फिर एक आखिरी टॉपिक हमारे पास। जी दिखाइएगा वो पैकेज। महंगाई खत्म करें, सस्ताई लाएं, हमारे लिए आसानी पैदा करें, हम बच्चों के जो है ना रोज़ी कमा सकें आराम से। ये रजब का महीना, शबान का महीना, लोग अपनी ख़रीदारियाँ करते थे, रमज़ान की तैयारियाँ करते थे।
आज तो मैं कोई गमागमी नज़र नहीं आ रही कि ना शबान में ना रमज़ान में। और जगह नहीं है। एक दौर में एक आया था अयूब खान, वो एक माशाल्लाह एक लीडर था। इतने हमारे यानी कि वो नहीं है, अखराजात और खर्चे बहुत हो रहे हैं, महंगाई इतना बढ़ रहा है जो आम खुदकुशी करने को राजी हो गया। गरीबों को ही ख़त्म करने आए, महंगाई इतनी हो गई है, बाकी बिल वगैरह इतने आते हैं और लाइटें होती नहीं है पूरा पूरा दिन। यार करप्शन है बड़े पैमाने पे, लेकिन वोट उसको दो जो कम करप्शन कर रहा है। कि हमें पता लगता है हम उसमें कितना बचा लेंगे। 1 लीटर जो अगर 10 रुपये 5 रुपये बढ़ते हैं, लेकिन एहतजाज के लिए नहीं निकलते, मगर पेट्रोल के लिए हम लोग घंटों 10-10 8-8 घंटे लाइनों में खड़े हो जाते हैं। और बहुत अफसोसनाक बात है ये। कोई लोग भी चाय नहीं पीता है, महंगाई है, पराठा कुछ नहीं खाता है, हम लोग यही काम है लेकिन वो नहीं खाता है। जी, पैकेज आपने देखा, महंगाई के हवाले से कितना गम गुस्सा है लोगों का, किस तरह बात कर रहे हैं लोग, किस तरह इजहार कर रहे हैं, फिर अखलाकियात भी धरी की धरी रह जाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है महंगाई इतनी ज़्यादा है अनीस मंसूरी साहब कि लोग अब ज़ाहिर है इस महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और इस तरफ किसी भी सियासी जमात की भी तवज्जो नहीं है, हुकूमत की तो है ही नहीं। क्या किस तरह देख रहे हैं ये जो लोग इस तरह फट पड़े हैं महंगाई पर, आपको लगता है आगे जाके बात ज़ाहिर है लोगों का लावा ना फट पड़े पूरे मुल्क में? ये बात है मतलब जुबैर साहब, ये जो अभी हमारे रिपोर्टर ताबिश साहब ने ये रिपोर्ट बनाई है, आपको मालूम है अगर ये पूरी रिपोर्ट इन्होंने जानबूझ के अली भाई ने नहीं चलाई, इसमें ख़वातीन बाकायदा ना सिर्फ मौजूदा हुकूमत तो गालियाँ दे रही हैं, गालियाँ ख़वातीन हमारे पास वो फुटेज कितनी परेशानी होगी कि वो ख़वातीन यहाँ तक आ गई गुस्से में, तो गालियाँ दे रही हैं, और फिर गालियाँ देने के साथ साथ वो इमरान खान को भी अच्छा नहीं समझ रही हैं, मतलब सबको गालियाँ वो दे रही हैं अवाम। तो ये क्या माहौल है? एक तरफ तो हम ये बात कर रहे थे ना तहरीक, लेकिन अवाम तो सबको गालियाँ दे रही हैं। यही तो मैं परेशान हूँ। कई दिनों से मैंने प्रोग्राम में भी बोला कि अवाम का अब सियासतदानों पर से एतमाद उठ चुका है। सियासी पार्टियों ने एक दूसरे को जितना एक्सपोज कर दिया है, खुद जमातों ने, लीडरों ने, बाकी रही कई कसर तोशा खाना ने पूरी कर दी है। आई डोंट नो क्या होने जा रहा है। लेकिन ख़वातीन आमतौर पर थोड़ा सा लिहाज करती है, लेकिन आपने ख़वातीन गालियाँ इस तरह बेचारी ख़वातीन ही घर चला रही होती है यार। मतलब बहुत हम आप तो बाहर होते हैं, जाते हैं, कुछ कर करा के ला के देते हैं, बोलते हैं भाई ये इसमें चलाओ। वो किस तरह चला रही है उनको पता है यार, कि किस तरह किसको खाना खिलाते हैं। ख़वातीन ही चलाती हैं बहुत, वो तो उनका तो बच्चे ने वहाँ के बहुत मारे। दुआ करें कि वही और यकीन मानो ताबिश यही बता रहे थे कि ऐसा ना हो ख़वातीन उनका वो हंसी जो है ना किसी और बात पे। हाँ मैं समझ गया। अच्छा ये एक अच्छा याद याद और बड़ी अहम खबर शामिल करते हैं। भारतीय शायर जो हैं पाकिस्तान भी आए थे, जावेद अख्तर साहब कहानी नवीस भी हैं, और इमरान चंद साहब की इब्तदाई दौर की फिल्में भी उन्होंने लिखी। नया और उनका मुतनाज़ा एक बयान सामने आया। इस बार उन्होंने जो बात की है, उन्होंने ये कहा है जी उर्दू का ताल्लुक़ जो है पाकिस्तान या मिस्र से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से है, और ये कहीं बाहर से नहीं आई, ये हिंदुस्तान में सिर्फ बोली जाती है। कोई ये कहता है कि ये पाकिस्तान की ज़बान है, तो उनसे उन्होंने सवाल पूछा और ये कहते हैं भाई कहने वालों को कहने दें। इस तरह तो पाकिस्तानी तो ये भी कहते हैं कश्मीर भी हमारा है, तो हम मानते थोड़ी हैं। मुझसे पूछा जी अनीस मंसूरी साहब, देखिए दो बातें हैं। अमूमन ज़बानें इर्तकाई शक्ल इख्तियार कर कर एक वक्त गुज़रने के साथ साथ जब लोग दूसरे शहरों दूसरे इलाकों से आते हैं तो फिर एक नई ज़बान तख्लीक होती है या बन जाती है, और उसे आप कोई भी नाम दे दीजिए। ये मुख्तलिफ़ ख़ित्तों के अंदर होता रहा, हिंदुस्तान के अंदर भी यही हुआ, क्योंकि मुख्तलिफ़ ख़ित्तों से आए हुए लोग और जब वहाँ पर बोली जाने वाली संस्कृत और संस्कृत से एक नई ज़बान तश्कील पाई जिसे उर्दू कहा जाता है, और इसे हिंदी भी कहा जाता है। दर हकीकत हिंद में पैदा होने वाली ज़बान मखलूक ज़बान नहीं, वो बाद में ये हुआ कि उसको उसके रस्मुल ख़त पे एक झगड़ा हुआ, तो जो कुछ लोगों ने इसको हिंदी संस्कृत रस्मुल ख़त दिया और कुछ लोगों ने इसे अरबी रस्मुल ख़त दिया, तो जिसके बाद दो अलग अलग नाम बन गए। और उसके बाद अमूमन तो पहले ज़बान बनती ही बोलचाल से, बोलने के बाद वो लिखने की शक्ल में आती है। तो जब वो लिखने की शक्ल में आई तो फिर इख्तलाफ पैदा हुआ और वो फिर इख्तलाफ बन गया। ये बात 100% सही है कि बर्रे सग़ीर की ज़बान, यहाँ पर बनने वाली ज़बान उर्दू यहीं की ज़बान है। बाद में ये हुआ कि जब ज़ाहिर हमने तकसीम का अमल हुआ और हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, तो उसके बाद भी ये कहा गया कि कौमी ज़बान यहाँ की उर्दू थी और वहाँ पर जो है वो हिंदी और उसके साथ बाद में दीगर ज़बानों को भी शामिल करवाया गया, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा झगड़े हुए थे। तो ये बात ठीक है कि उर्दू दर हकीकत कहीं से आई हुई ज़बान नहीं है,
उर्दू इसी खत्ते की ज़बान है और यहीं की ज़बान है। खित्ते से मुराद आपकी सिर्फ हिंदुस्तान है, वो कह रहे हैं सिर्फ हिंदुस्तान की है, इसमें हम जब शामिल करते हैं बरसगीर के से हट के जो इलाके हम तुर्की है या इस तरह की जो वो उधर उन्होंने कहा, लेकिन बरसगीर का उन्होंने हटने का नहीं कहा, बरसगीर में पैदा होने वाली ज़बान। क्योंकि देखिए फारसी, अरबी, संस्कृत इनसे मिलकर बनी ना लश्करी ज़बान, मखलूत ज़बान है। नहीं, आप एक लफ्ज़ नहीं, माजरत के साथ आप नाइंसाफ़ी कर रही है, आप वहाँ पर संस्कृत को मिस कर रहे हैं। संस्कृत के ही ज़्यादातर अल्फाज आज उर्दू के अंदर शामिल हैं। ये सिर्फ इससे तुर्की, ये मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ ज़बान लफ्ज़ आकर वहाँ पर मिलकर एक ज़बान तश्कील पाई और उसमें संस्कृत का बहुत बड़ा हिस्सा है। उर्दू के अंदर बेतहाशा अल्फाज संस्कृत के शामिल थे, ये हमें तस्लीम करना चाहिए। यानी वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। नहीं, पाकिस्तान का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है, वो कहते हैं सिर्फ ये लोग कहते हैं ये पाकिस्तान की ज़बान है। नहीं, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, वो है तो इस खत्ते की ज़बान ना। हाँ, तुर्की मिस्र का ताल्लुक नहीं है इससे, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना ईरान का इससे ताल्लुक है, इसका ताल्लुक फारसी तो है ना सर भाई है, लेकिन वहां से बनकर यहाँ नहीं आई है, इन सब लफ्जों से मिक्स होकर यहाँ बनी है ये ज़बान, कहीं और से नहीं आई है। क्या ख्याल है ज़ुबैर साहब? देखिए, मैं ये समझता हूँ ज़ुबान का ताल्लुक किसी मुल्क से नहीं होता, वहाँ के जो रहने वाले, जिस खित्ते के जिस लोगों की जहाँ तादाद होती है, जो ज़्यादा उधर रह रहे होते हैं, उनकी जो बातचीत जिस ज़ुबान में हो रही होती है ना, वो ज़ुबान वहाँ काउंट करती है। इंडिया में कौन सी उर्दू बोली जाती है सिवाय दिल्ली के, यूपी के? उधर बंगाली बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, 27-28 ज़ुबानें हैं बिल्कुल जहाँ इंडिया में बोली जाती है, मराठी ठीक है ना। और उनकी जो सरकारी ज़ुबान है वो इंग्लिश है। हमारी तो मादरी ज़ुबान, उनको बताओ भाई हमारी मादरी ज़ुबान ऑफिशियल उर्दू है और हम उर्दू बोलते हैं। अब अगर वो पहले इंडिया पाकिस्तान एक थे, अभी अलग हो गए, तो हम तो उर्दू बोल, हमको तो पहले दिन से हमारी मादरी ज़ुबान उर्दू ही थी, उर्दू ही है और मेरे ख्याल में उर्दू ही रहेगी। लेकिन कोई शक नहीं, हमारे यहाँ पंजाबी भी बोली जाती है, पश्तो भी बोली जाती है, बलूच भाई भी बोलते हैं, सिंधी भी बोली जाती है। इस तरह इंडिया में 27-28 लैंग्वेज बोली जाती है। अब उनको खबरों में रहने का शौक है, वो उस वजह से बस बिला वजह जो है वो पैदा कर रहे हैं। जिस इलाके के लोग, जिस इलाके में, अब कनाडा में 3 ज़ुबानें बोली जाती है यार, अमेरिका में भी इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लैंड में भी बोली जाती है, फ्रेंच बोली है, सबसे ज़्यादा फ्रेंच बोली है। फ्रेंच तो वो बोलेंगे जी ना, वो फ्रांस बोलेगा फ्रेंच हमारी ज़ुबान है, ये सारे लोग हमारी ज़ुबानें बोल रहे हैं। दैट्स नॉट, मगर ये कोई वो नहीं है, खबरों में रहने का तरीका है बस। खबरों में रहने के लिए ये बयान दिया गया है जो तनाज़ा हो गया, क्योंकि पाकिस्तान की जाने से बहुत सारे लोग इस पर जवाब भी दे रहे हैं। और क्योंकि पाकिस्तान जब वो आए थे तो उसी किस्म की गुफ्तगू कुछ और भी उन्होंने की थी जिस पर तनाज़ा हो गए थे। एक बार फिर उनका ये बयान सामने आया और यहीं हम अपना आज का प्रोग्राम जो है इख्तिताम करेंगे। बहुत शुक्रिया अनीस मंसूरी साहब आपका, नवेद ज़ुबैर साहब आपका बहुत शुक्रिया, नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया। आप देखते हैं, पसंद करते हैं। एक बार फिर ये कहूँगा कि आपकी आरा का हमें इंतज़ार रहता है, ज़रूर मैसेजेस कीजिए, हम उनको शामिल भी करेंगे प्रोग्राम में। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मौलाना की बात।